मैं उत्तम शुक्ला, CNW डिपार्टमेंट जेई, सेंट्रल रेलवे पुणे डिवीजन से। आज हम आपको एयर सस्पेंशन सिस्टम बताने जा रहे हैं। तो एयर सस्पेंशन सिस्टम है क्या? हमारा एक सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम है जो आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं। सेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम, इसके पहले कॉइल सस्पेंशन सिस्टम यूज होता था कॉइल का, पर अब हम एयर का हम यूज करते हैं। एक वैलो में हम कंप्रेस्ड एयर को भरते हैं और हाई प्रेशराइज एयर का यूज करते हैं कस्निंग इफेक्ट के लिए। और ये इस टाइम पे LHB और डेमो में काफी ज्यादा यूज हो रहा है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको कैसे आप अटेंड करेंगे जब आप इसके वर्किंग ऑपरेशन को अच्छे से समझ। तो अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को आपको हम बताते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप वर्किंग प्रिंसिपल अच्छे से समझ गए हैं तो इन रूट में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर पिट लाइन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कैसे अटेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एयर वैलो में हम कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं। जब कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं तो कंप्रेस्ड एयर कहाँ से, हमारा सोर्स क्या है हमारा एयर का? FP फीड पाइप के थ्रू हमारा आइसोलेटिंग कॉक के थ्रू होते हुए NRV से होते हुए MR में जाता है। और MR में 150 लीटर की कैपेसिटी के हिसाब से 6 kg का प्रेशर ये 2 डायरेक्शन में बट जाता है। पहले डायरेक्शन की तरफ हम एक लेते हैं, एक डायरेक्शन इसको छोड़ देते हैं, दूसरी बोगी की तरफ गया है। फर्स्ट बोगी के थ्रू ये 2 एयर वैलो में जाता है प्रेशर, और दोनों एयर वैलो को में उसके पहले एक फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू, जो फ्लेक्सिबल पाइप का डायमीटर होता है 3/4 का होता है, और ये कहाँ कनेक्ट होता है? जाके लेवलिंग वाल्व में। ठीक, लेवलिंग वाल्व में एक इंस्टॉलेशन लीवर लगा होता है ये, और एक हॉरिजॉन्टल लीवर लगा होता है। इसका प्रोसीजर आपको वहां पे जब जाएंगे हम फील्ड में तो आपको अच्छे से दिखा देंगे कि ये कैसे काम करता है। लेवलिंग वाल्व का ये लीवर की हाइट ऊपर नीचे होती है, जिसके थ्रू ही स्प्रिंग के अंदर प्रेशर जाना है या अंदर का प्रेशर बाहर आना है, ये इसी पर डिपेंड करता है। इसको हम फील्ड में आपको अच्छे से बताएंगे। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ये लेवलिंग वाल्व के थ्रू ये कहाँ पे गया? एयर वैलो में। अब एयर वैलो में जब गया तो इस एयर वैलो को चार्ज किया, और सिमिलरली ये इधर से गया जाके दूसरे वाले एयर वैलो को चार्ज किया। ठीक, अब एयर वैलो में क्या होता है कि नीचे तो ये एयर वैलो अपना फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। सिमिलरली 2 इधर भी होते हैं। इनमें एक ऑक्सिलरी रिजर्वायर लगाया जाता है 60 के लीटर का। होता क्या है कि हमारा जो आपको पता होगा कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? P इंटू A, प्रेशर इंटू एरिया। अब हमारा प्रेशर तो यहाँ पे लिमिटेड है, अगर हमें ये लोड को हमें बढ़ाना है, लोड कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है तो इस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। किसको बढ़ाना पड़ेगा? इस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। अब हम प्रेशर तो 6 kg का लिमिटेड है हमारे पास, 6 kg से ऊपर हम प्रेशर उसे वहां पे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? एरिया को बढ़ाते हैं। तो इस सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? एक एडिशनल रिजर्वायर को लगा देते हैं इसमें। और डेमो में क्या करते हैं, क्योंकि ये फियाट ट्रॉली में स्पेस ज्यादा होता है, इसी कारण हम एयर वैलो के ऊपर जस्ट इसको इंस्टॉल करते हैं। किंतु जब डेमो होता है उसमें क्या करते हैं, हम इस 40 लीटर के टैंक को यहाँ 2 जगह इंस्टॉल कर देते हैं, डुप्लेक्स चेक वाल्व के बीच में, माने दोनों के बीच, डुप्लेक्स चेक वाल्व के अगल बगल में कर देते हैं। ये डेमो के केस में होता है, यहाँ पे हम अभी नहीं करते हैं। ठीक, तो अब हमारा क्या हो गया? एयर सस्पेंशन में यहाँ पे प्रेशर दोनों जगह जा चुका है। तो अब इसका अगला कनेक्शन क्या होता है कि जो इन दोनों के बीच में, लेवलिंग के वाल्व के बीच में एक वाल्व होती है जिसे हम बोलते हैं डुप्लेक्स चेक वाल्व। क्या बोलते हैं? ये डुप्लेक्स चेक वाल्व होती है। इसका काम क्या होता है कि एयर के फ्लो को दोनों तरफ मेंटेन करना। जब हमारे एयर स्प्रिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उनके कारण 1.5 kg का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, कितना? 1.5 kg का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया। जब 1.5 kg का प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है तो ये डुप्लेक्स चेक वाल्व एक्टिवेट हो जाती है, और जिधर की ओर कम प्रेशर होता है उधर की ओर दूसरे वाले ज्यादा प्रेशर की ओर वाल्व को ओपन कर देती है। मान लीजिए कि यहाँ का प्रेशर कितना है? 5 kg है, यहाँ का सपोज करिए 3.5 kg है। ठीक, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो हमारा क्या करता है कि ये डुप्लेक्स चेक वाल्व यहां से एक्टिवेट हो जाता है, और यहां का प्रेशर इसके थ्रू इस डायरेक्शन में आ जाता है, और ये एयर स्प्रिंग को फिल कर देता है। तो कभी कभी अगर एक लिमिटिंग वाल्व खराब भी हो गई तो हमारा डुप्लेक्स चेक वाल्व हमारा अगर है तो हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जनरली हमारा लिमिटिंग वाल्व ही भर देता है, बट अगर लिमिटिंग वाल्व खराब हो गया तो हमारा डुप्लेक्स चेक वाल्व भी फिल कर देता है। ठीक,
और इस डुप्लेक्स चेक वाल्व के बाद आता है एक तीसरा इंपॉर्टेंट डिवाइस जो हम कनेक्ट करते हैं, फीवा। अब यहां से एक फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू 3x4 mm का एक फीवा में ये गया और ये दूसरे वाले एयर वैलो का, दोनों एयर वैलो का कनेक्शन कहां पे, एक डिवाइस पैनल, फीवा पैनल होता है, इस फीवा पैनल से हो गया। ठीक, और यही फीवा पैनल का कनेक्शन कहां होता है, हमारा जो ब्रेक बीपी की लाइन है, बीपी की लाइन में कनेक्शन होता है। और जैसे ही इन दोनों के बीच में अब 3 कंपनियां हैं, तो स्कॉट का और नार का 1 kg पे वर्क करता है। 1 kg का डिफरेंस जैसे आया तो हमारा फीवा क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो 1 kg के डिफरेंस में होता क्या है कि इनके प्रेशर के बेस में एक बॉल्व होती हैं। ये बॉल्व आपस में कुछ ऐसे होती हैं, यहां से एक फीवा कनेक्ट है, एक स्प्रिंग का वैल्यू इधर से कनेक्ट है। इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस होता है, ऊपर से ये हमारा एफपी का लाइन है, सॉरी बीपी का लाइन है। ये इसका रोटेशन होता है। इधर का मान लीजिए कि प्रेशर हमारा कितना है 5, और जैसे ही इधर ये 4 हुआ, ये बॉल्व इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगी और ये बॉल्व एटमॉस्फेयर पे कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्या कर देगा, ये एटमॉस्फेयर पे अपना एयर को फ्लो कर देगा। जैसे ही एटमॉस्फेयर पे ये बीपी का प्रेशर ड्रॉप हुआ, फीवा हमारा एक्टिवेट रेड हो जाएगा और हमारा ब्रेक क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो अगर हमारा फीवा रेड के कंडीशन में है तो मतलब रिस्क है, ठीक है ना, मतलब उसे हमें अटेंड करना है। और दूसरा क्या है, ग्रीन है, मतलब गुड कंडीशन में है। क्या है, गुड कंडीशन में है। तो ग्रीन के केस में हमारा सही फीवा काम कर रहा है और रेड की कंडीशन में हमारा फीवा एक्चुएट हो चुका है। अब फीवा क्या है कि कई रीजनों से एक्चुएट होता है। ये प्रेशर डिफरेंस कई कारण से हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे एक फ्लेक्सिबल पाइप है, यही फट गई हो। मोस्ट केस यही मिलता है इन रूट में कि हमारी फ्लेक्सिबल पाइप फट गई है। तो पिट लाइन में तो देखिए हर तरह से इसे अटेंड करना ही है और इसको ठीक करके ही भेजना है। बट इन रूट में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जिसे हमें अटेंड करना थोड़ा इतना इजी नहीं होता है, उसे हमें आगे बढ़ाना होता है गाड़ी को। उस केस में क्या करते हैं कि अगर मेजर प्रॉब्लम है तब तो अटेंड करेंगे ही, पर अगर मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लीकेज नहीं मिल रहा है, हम लीकेज को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, फीवा को आइसोलेट कर देते हैं। और कभी कभी फीवा भी माल फंक्शन करता है। तो फीवा को आइसोलेट करने के लिए 3 कॉक को हमें बंद करनी होती हैं। दोनों एयर वैल्यू की जो पाइप फीवा में आ रही हैं, ये वाली और ये वाली, और एक बीपी लाइन को, और इस फीवा को रिसेट करके इसको हम ग्रीन कर देंगे और गाड़ी को नॉर्मल स्पीड में भगाएंगे। कब भगाएंगे, नॉर्मल स्पीड। स्पीड रिस्ट्रिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे नहीं कि किसी भी गाड़ी को कोई भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन दे देनी है, तो हमें इसे नॉर्मल स्पीड में गाड़ी को आगे बढ़ाना है। दूसरा केस, मान लीजिए कि हमें कोच में कोई मेजर प्रॉब्लम मिल गई, ठीक, और हम उस कोच को मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरे कोच को आइसोलेट करेंगे। क्या करेंगे, पूरे कोच के एयर सस्पेंशन सिस्टम को आइसोलेट करेंगे। तो जब पूरे कोच का एयर सस्पेंशन सिस्टम आइसोलेट किया जाता है, तो पहली चीज तो इस बीपी का ये वाला वॉल्व बंद किया जाता है, आइसोलेटिंग का। सिमिलरली एक दूसरा फीवा लगा होगा जो दूसरे वाले बोगी का होगा, दूसरा वो, और तीसरा ये आइसोलेटिंग कॉक। 3 ये मतलब 3 आइसोलेटिंग कॉक को बंद करना है। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, ड्रेन करना है। सभी एयर स्प्रिंग खाली स्थिति होनी है, वहां उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अब ड्रेन करने के लिए 3 तरीके हैं। या तो आप यहाँ का आइसोलेटिंग कॉक को आप जैसे करेंगे, ये बेंट होल वाला होता है, यहाँ पे लिखा है बेंट होल। जैसे इसको आप आइसोलेट करेंगे, तुरंत यहाँ का स्प्रे एयर बाहर की ओर हो जाएगा। दूसरा होता है कि अगर आपके पास प्लास है और यहां से आप लिमिटिंग वाल्व को खोल दें और ऊपर की ओर और नीचे की ओर करेंगे, तो इसका प्रेशर यहां से भी निकल जाता है। तीसरी कंडीशन, इस एयर वैल्यू में एक नॉब लगी होती है जिसको की से आप खोल के इस एयर स्प्रिंग को पूर्ण रूप से ड्रेन कर सकते हैं। पर हमें ड्रेन हमेशा करके ही आगे बढ़ानी है गाड़ी को। बिना ड्रेन किए हुए इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। और इसको फिर उसके बाद जब कोच आइसोलेट होगा तो 60 km पीएच का रिस्ट्रिक्शन देके ही हम इस गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या था कि बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल था। अब इसको हम एक बार फील्ड में देखेंगे और फील्ड में देख के आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ये कैसे होता है।